चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अ, आज का वीडियो बेसिकली राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में रहेगा। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे राष्ट्रपति के संबंधित जो संवैधानिक जितने भी मुद्दे थे उसके संदर्भ में कुछ बातें की थी, कुछ बच गई थी, कुछ शेष। और उस वीडियो में मैंने राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में भी कुछ बातें की थी, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में विस्तृत बातें नहीं की थी। आज बेसिकली ये पूरी वीडियो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में ही रहेगी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में होता क्यों है, कैसे होता है, उसके पीछे क्या प्रक्रिया होती है, इसमें कौन मतदान करता है, आम जनता मतदान क्यों नहीं करती, इससे संबंधित जो विवाद है या जो मुद्दे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है और वे निर्वाचन मंडल में आम जनता नहीं होते, उनमें होते हैं संसद के सदस्य। ठीक है, संसद के जितने निर्वाचित सदस्य हैं, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य, और फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा में भी सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, पर अब नहीं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और जो हमारे जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें यह समझ में आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता भाग नहीं लेती और इसमें संसद, राज्य विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन में आए कभी भी मनोनीत सदस्य, तो सभी सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, आगे के मुद्दे को देखते हैं। अब बेसिकली राष्ट्रपति के जो संसद हो गए, फिर संसद के सदस्य हो गए जो एमपी हो गए, और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य एमएलए हो गए। ठीक है, तो इन दोनों के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है, यानी एक जो एमपी है उसके मतों का मूल्य अलग होगा और एमएलए है उसके मतों का मूल्य अलग अलग होगा। इसके पीछे बेसिकली इसका कारण यही माना जाता है क्योंकि जो राज्य जो है 28 राज्य हैं और 28 राज्य में लगभग बेसिकली सारे राज्य में विधानसभा है, केवल 6 राज्य में विधान परिषद है विधानसभा के साथ साथ। ठीक है, तो विधानसभा इतने बड़े क्षेत्र है। ठीक है, और फिर संसद है, उसमें केवल 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो देखा ये जाएगा बेसिकली कि राज्य जो राष्ट्रपति है वो केंद्र का भी प्रतिनिधित्व करता है, राज्य का, यानी वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो पूरे भारत को प्रतिनिधित्व करने के कारण ही उसे क्या होता है, राज्य के द्वारा और केंद्र के द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति के मतों का मूल्य, राष्ट्रपति को जो दिए गए मतों का मूल्य वो केंद्र से भी इक्वल आना चाहिए और राज्य से भी इक्वल आना चाहिए। इसीलिए एमपी और एमएलए इन दोनों के मतों का मूल्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं एमपी के मतों का मूल्य क्या होता है। तो एमपी के मतों का मूल्य जान जाए तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कि राज्य है उसकी कुल जनसंख्या और वहां पे निर्वाचित जो एमएलए हैं उसकी कुल जनसंख्या और डिवाइड बाई 100 या इंटू 100 कर देते हैं नीचे में। ठीक है, और फिर एमपी के जो मतों का मूल्य होता है, उनके मतों का मूल्य बेसिकली होता है कि जो जितने राज्य वे और जितने यूनियन टेरिटरी है उनके जो निर्वाचित एमएलए हैं उनकी संख्या, सॉरी ये एमएलए की संख्या, जो एमएलए ने वोट दिया उनके मतों का मूल्य हो गया, और निर्वाचित एमपी की संख्या डिवाइड कर देते हैं तो एमपी के मतों का मूल्य निकल जाता है। ठीक है, फिर आगे के मुद्दे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इससे संबंधित ये बात जान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप में, हमने समझा अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में होता है। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है इसकी पद्धति होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, ना कि
सार्वभौम वैश्य मताधिकार, ठीक है। सार्वभौम वैश्य मताधिकार में हम एमपी और एमएलओ को चुनते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति को हम अप्रत्यक्ष रूप में जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं, जैसे संसद के सदस्य हो गए या राज्य विधानमंडल या विधानमंडल, राज्य विधानसभा के सदस्य हो गए, वो भाग लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं राष्ट्रपति की चुनाव की एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये है क्या, इसमें बेसिकली देखा क्या जाता है, इससे संबंधित क्या विवाद है, उस विवाद को भी देखेंगे हम, ठीक है। इसकी आलोचना क्या करते हैं, बहुत सारे इसके आलोचक भी हैं, पक्ष में हैं, बहुत सारे बातें हैं, इसके संदर्भ में हम सारे बातों को आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एकल संक्रमणी मत पद्धति है क्या। ये बेसिकली अपने आर्टिकल संविधान में दिया गया, संविधान में ये वर्णित, ठीक है। तो ये जाना जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें निर्वाचन मंडल के, मैंने बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं उनमें से प्रत्येक सदस्यों को क्या डालना पड़ता है, एक ही मत डालने का अधिकार होता है, ठीक है। और लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अपने पसंद के अनुसार विभिन्न उम्मीदवार, जैसे 2-3 उम्मीदवार हैं तो उनके क्रम में वरीयता निर्धारित कर सकते हैं कि मेरा पहला मत इसको जाएगा, अगर ये निर्वाचन कोटा से बाहर हो गए तो मेरा दूसरा मत इनको जाएगा, तीसरा मत इनको जाएगा, ऐसे वरीयता का क्रम निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। और फिर निर्वाचन आरंभ होती है, उसकी प्रथम चक्र में क्या होता है, जो मत हमने दिया, जो सूची दिया, उस सूची के संदर्भ में विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके बीच जो होता है मत को आवंटित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी उम्मीदवार को अगर निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाता है, बेसिकली निर्वाचन कोटा होता क्या है, निर्वाचन कोटा उसे कहते हैं अगर किसी भी हमने डाले गए कुल वैध मत, जितने वैध मत डाले गए उसको हम डिवाइड 2 से करके +1 जोड़ देंगे तो वही निर्वाचन कोटा होता है, उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अगर किसी भी जो नामांकित राष्ट्रपति के लिए चुने जाने के लिए वो नामांकन किया है, अगर ऐसे व्यक्ति को हम निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। अगर किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो जिसको अगर सभी व्यक्ति को प्राप्त मतों का मूल्य तो भिन्न भिन्न होगा ही, तो जिसको सबसे कम मत प्राप्त होता है उसको निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, और उसको प्राप्त जो मतों का मूल्य होता है ना, उसे विभिन्न जो शेष उम्मीदवार है उनके बीच क्या कर दिया जाता है, जो व्यक्ति उस विधानमंडल के जो वरीयता का क्रम बनाए थे उनके आधार पर उन्हें प्राप्त जो निर्वाचन कोटा से बाहर हो गए उसके वोट को उनके बीच आवंटित कर दिया जाता है। और फिर ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक सदस्य को निर्वाचन कोटा प्राप्त ना हो जाए। और ये निर्वाचन कोटा की प्रक्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो कम से कम उसे वो ऐसा प्रतिनिधि है जो निर्वाचन कोटा जो हमने निर्धारित किया है उतना तो उसके समर्थन में होना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में हम निर्वाचन कोटा निर्धारित करते हैं, ओके। फिर आते हैं कि राष्ट्रपति के ये निर्वाचन की जो एकल संक्रमणी मत पद्धति है, इसके संदर्भ में बहुत सारे आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं, ओके। आलोचना में बेसिकली वो करते क्या है, आलोचना में पहला बात तो ये करते हैं, सुन लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी पे इसे कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आलोचना में लोग करते क्या है, सबसे पहले आलोचना में ये करते हैं कि जो राष्ट्रपति की चुनाव की एकल संक्रमणी मत पद्धति है वो काफ़ी जटिल है। जटिल आप तो समझ रहे हैं, हमने बताया कि एकल संक्रमणी मत पद्धति वरीयता का क्रम तो काफ़ी जटिल है। तो जटिल होने के कारण इसे आम जनता को समझना, जो आम जनता है, प्रत्येक आम जनता को समझ में आना ये संभव नहीं है, ठीक है। तो यानी प्रत्येक आम जनता इसे समझ नहीं सकता, पहली बात तो ये, इसकी आलोचना में लोग ये करते हैं। दूसरी आलोचक इसकी आलोचना ये करते हैं कि इनमें जो निर्वाचित मंडल के जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न उम्मीदवारों के बीच वरीयता का क्रम जो निर्धारित करते हैं, तो संविधान में ये वर्णित नहीं है कि उन उम्मीदवारों को क्या करना, मतलब उन निर्वाचन उम्मीदवारों के बीच वरीयता का क्रम निर्धारित ही करें। वो चाहे तो निर्धारित कर सकते हैं, चाहे तो वो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वे निर्धारित नहीं करेंगे तो चुनाव की प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है।
ये गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जिसकी आलोचना के संदर्भ में लिया जा सकता है। और तीसरा आलोचना ये करते हैं लोग कि अगर किसी दो व्यक्ति को सामान्य अगर दो व्यक्ति हैं उनको सामान्य मत प्राप्त हो जाए, यानी उनके मतों का मूल्य इक्वल हो जाए, तो भी निर्वाचन की प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। और तीसरी बात इसमें आलोचना में ये किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राष्ट्रपति की जो चुनाव है उसमें एक शब्द यूज किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, बेसिकली अनुपातिक प्रतिनिधित्व वहाँ होता है जहाँ पर बहुत सारे पद हों। ओके, जैसे कि हम संसद देख लिया जाए, संसद में बहुत सारे संसद होते हैं। ओके, राज्य विधानसभा में जो एमएलए होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व चल सकता है। परंतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व जहाँ राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति का पद केवल एक ही होता है। तो कहा यह जाता है कि राष्ट्रपति के पद में एक है, तो वहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो शब्द यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी, वो उचित नहीं है। तो इसी के संदर्भ में ये आलोचना करते हैं। तो आलोचना तो समझ गए। इसके पक्ष में भी कुछ बातें किए जाते हैं, पक्ष की बातें भी देख लेते हैं कि हालांकि पक्ष की बातों को ही हमें ज़्यादातर ध्यान देनी चाहिए। आलोचक तो आलोचना करते ही हैं। पक्ष में संदर्भ में ये बातें कही जाती है कि जो ये राष्ट्रपति का चुनाव है उस कठिन प्रक्रिया है, तब भी इसमें आम जनता तो भाग लेती नहीं है, तो उन्हें समझने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। और ये नहीं है कि मतलब कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, अगर समझने की कोशिश करे तो कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझ सकता है। दूसरे आलोचक बहुत सारे आलोचना करते हैं, तो आलोचना को हम निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक की वीडियो को हम, अगर आपको समझ में आया होगा तो, अगर समझ में ना आया हो तो भी एक बार और वीडियो को देख लीजिए। बेसिकली मेरी जो कोशिश थी मैंने किया। और ठीक है, फिर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।